हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसे हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, देखिए यहां पर लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देयर इज वन दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है स्मॉल, ठीक है। एंड मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है लार्ज। ओके, अब बेटा इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है, ठीक है। देखिए यहां पर माइक्रो में आई आ रहा है, आई। आई से आप याद रखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करता है। इट टॉक्स ओनली अबाउट It talks only about individual unit. MICRO, माइक्रो, इसमें आई आ रहा है तो इसका मतलब आपकी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि बॉस यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब मैक्रो, MACRO, ठीक है, यहां पर आ रहा है ए। अब ए का क्या मतलब हो जाता है? यहां पर हम एग्रीगेट, यहां पर हम एग्रीगेट मतलब इन टोटल, इन एग्रीगेट, इन सम हम बात करने वाले हैं। यहां पर हम सिर्फ सिंगल यूनिट की बात करेंगे एंड यहां पर हम टोटल इन एग्रीगेट यूनिट्स की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना, माइक्रो, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाता है स्मॉल, जहां पर हम सिंगल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। एंड मैक्रो, MACRO, जिसमें आता है ए का मतलब हो जाता है एग्रीगेट, जहां पर हम इन टोटल सारे के सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल टू डिस्कस दिस टॉपिक फर्दर। बेटा मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, मेरे कॉन्सेप्ट्स पे जाना, जो मैं पढ़ाने वाले, जो मैं पढ़ा रही हूं। ओके, अब ये फॉरेस्ट है, ठीक है। ऑब्वियस है, फॉरेस्ट में देयर आर सो मेनी ट्रीज। हंसो मत रे नालायको, तुमसे अच्छा ड्रॉ कर रही हूं मैं। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट है, यहां पर बहुत सारे ट्रीज है, देयर आर सो मेनी ट्रीज, आपको ही दिख रहा है, राइट, ठीक है। जब मैं सिर्फ एक ही ट्री के बारे में बात करूंगी तो मैं इसे क्या बोलूंगी? व्हेन आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट सिंगल ट्री, व्हेन आई वांट टू स्टडी अबाउट सिंगल ट्री, कि भाई एक ट्री को कितना सनलाइट देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, हाउ मच एप्पल्स इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस, व्हेन आई एम talking about a single tree, that means I am talking about microeconomics. Okay, I'm talking about microeconomics when I want to study the single unit in the entire forest. मतलब मैं सिंगल ट्री के बारे में स्टडी करना चाहती हूँ, दैट मीन्स मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड, इफ आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट, मैं पूरा का पूरा फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लेकर आई है फॉरेस्ट के बेसिस पे कि भाई वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज, ओके, लिमिटिंग द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। अब फॉरेस्ट में आग लग गई है, वो उसके लिए कुछ पॉलिसीज लेकर आई है, डिफॉरेस्ट्रेशन चल रहा है, या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस जब मैं फॉरेस्ट के लेवल पे मैं बात करूंगी, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट MACRO, इकोनॉमिक्स, ठीक है।
तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा ये एग्जाम्पल से कि ये पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है, आई एम ट्रीटिंग द एंटायर फॉरेस्ट एज वन यूनिट। मैं पूरे फॉरेस्ट को एक इकोनॉमी के जैसे ट्रीट कर रही हूं, तो वो कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, MACRO इकोनॉमिक्स में, ठीक है। व्हेन आई एम ट्रीटिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी, ये पूरे इकोनॉमी में से मैं सिर्फ स्मॉल पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी की बात करूंगी, मतलब मैं सिर्फ एक ट्री की बात कर रही हूं इन द फॉरेस्ट, देन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई होप अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ओके, कि इनके डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस भी है अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो लेट अस स्टडी दिस, ओके। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ स्क्रीन, राइट। So microeconomics is the study of particular firm, particular household, individual prices, wages, incomes, individual इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज, ठीक है। ऑब्वियसली अभी हमने देखा था कि जब हम कोई भी सिंगल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल यूनिट में क्या क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल आ जाएगा, कंज्यूमर आ जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो डेफिनेशन है ये KE बोल्डिंग ने दिया है, ओके। And next we are talking about macroeconomics. Macroeconomics is what is concerned with such variables such as aggregate volume of output of an economy, with the extent of the resources are employed, with the size of the national income, with जनरल प्राइस लेवल। ये डेफिनेशन किसने दिया है, ये डेफिनेशन दिया है गार्डनर एक्ली ने, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग नेशनल लेवल इनकम के बारे में हम बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे नेशनल सेविंग्स के बारे में, या फिर इन्फ्लेशन ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट ले लो, पॉवर्टी ले लो, एज इन कंट्री, पूरी कंट्री को एक इकोनॉमी के जैसे हम ट्रीट करेंगे, तब हम मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे। वही सेम ये गार्डनर एक्ले जी बोल रहे हैं, ओके। तो अभी देखते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक के डिफरेंसेस क्या क्या है, ओके। सबसे पहला क्या है, तो बच्चे बच्चे को पता चल गया है। यहाँ पे देखो मैंने ना येलो से भी हाईलाइट किया है, देयर आर दिस टू I and A, ठीक है। I का क्या मतलब हो जाता है, हियर वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। एंड यहां पर हम जब भी बात करेंगे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीगेट सम टोटल्स, ठीक है, ओके। ये ना बेटा जैसे मैं लिख रही हूं आप भी थोड़ा बहुत लिखते जाओ आपकी बुक में, ठीक है, थोड़ा बहुत आप भी लिखते जाओ आपकी बुक में। सबसे पहला क्या है, माइक्रो जो वर्ड है इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, जिसे हम स्मॉल कहते हैं। माइक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसे कौन सा ग्रीक वर्ड है, माइक्रोस, मतलब यहाँ पे देखो सी की जगह पे के आया है, MIKROS, ठीक है, वहां से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है स्मॉल। एंड हम क्या बोलते हैं, हम उसे MICRO के नाम से जानते हैं, ओके। जितना मैं बोल रही हूँ उतना आप सुनते जाओ एंड अपने दिमाग में रिटेन करते जाओ अगेन, ओके। नाउ मैक्रो MACRO इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS से डिराइव किया गया है MACRO माइक्रोस, जिसे हम लार्ज कहते हैं। एम आई क्लियर हियर? माइक्रो MICRO, माइक्रो का मतलब हो जाता है स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब हो जाता है लार्ज। नेक्स्ट, इट स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसे कि हमने देखा था when we talk about a single tree in the forest we are talking about microeconomics, that is single unit, single consumer के बारे में ले लो, single product के बारे में हम बात कर रहे हैं, single individual के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। See, a consumer, a producer, a firm or a industry, that is microeconomics. And here when we talk about
इन टोटल्स और इन एवरेज, मतलब यहां पर पूरे के पूरे इकोनॉमी को ना वो लोग सिंगल यूनिट के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर ट्रीटिंग द एंटायर कंट्री एज अ सिंगल यूनिट, मतलब पूरे के पूरे कंट्री को हम एक यूनिट के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। मतलब अब जैसे इन माय क्लास देयर आर 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो मैं 100 बच्चों को एज एन इकोनॉमी ट्रीट कर रही हूं। जब मैं एक बच्चे के बारे में बात करूंगी तो मैं उसको क्या ट्रीट करूंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जब मैं पूरी की पूरी क्लास के बारे में, पूरे के पूरे 100 बच्चे के बारे में मैं बात कर रही हूं, तो मैं उसको क्या ट्रीट करूंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। व्हेन आई एम ट्रीटिंग द एंटायर कंट्री एज अ सिंगल यूनिट, मैं उसे क्या कहूंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर मैं टोटल्स, एवरेज, एग्रीगेट के बारे में बात करने वाली हूँ। वो आपको नेक्स्ट लाइन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आती है। ओके, नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप है नैरो एंड लिमिटेड। ऑब्वियस है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल यूनिट के बारे में बात कर रहा है, तो इसका स्कोप वहां पर ही लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। एंड ऑब्वियस है, ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पर उसका स्कोप वाइड है। ओके, next, it covers various issues like demand, supply, production, consumption, product pricing, etc. obvious है, ठीक है। देखिए, अब देयर इज अ कॉफी शॉप, ठीक है। अब कॉफी शॉप में, ठीक है, ऑब्वियस है, उसको उसकी प्राइस सेट करनी है कि भाई उसको वो कॉफी कितने में बेचना है, ठीक है। कॉफी शॉप हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ इट्स कॉफी बेस्ड ऑन वॉट, बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। एंड ये सप्लाई एंड डिमांड के बारे में हम लोग अगले यूनिट में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है, इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से आप समझ जाओ। एक कॉफी शॉप वो कैसे अपनी कॉफी का प्राइस डिसाइड करेगा, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, और उसको कॉफी बनाने में कितना कॉस्ट लगा है एंड कितना कस्टमर पे करने के लिए रेडी है कि नहीं। ये सारी चीजें व्हेन वी डिस्कस अबाउट अ सिंगल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ओके, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एक्सेट्रा, मतलब मैं बड़े लेवल पे, पूरे कंट्री लेवल पे मैं बात कर रही हूं, तो वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्जाम्पल, जैसे हर साल बजट आता है, ठीक है, एनुअल बजट आता है। ऑब्वियसली वहां पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि भाई इतना पैसा हमें स्पेंड करना है ऑन व्हाट, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, हेल्थ केयर ले लो, एजुकेशन ले लो, ऑन फूड, बेसिक नेसेसरी चीजें ले लो, ठीक है। वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है बजट में कि भाई हमारे पास में इतना पैसा हमें इन सारी चीजों पे स्पेंड करना है, ठीक है। ऑब्वियस है, वो रेवेन्यू का भी सोचेगी, वो पैसा हमसे ही लेती है और हम पर ही स्पेंड करती है, ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, ठीक है। देखिए, यहां पर ना गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई हाउ मच इट इज गोइंग टू स्पेंड मनी, ऑब्वियस है। एंड वो ये भी डिसाइड करेगी कि भाई वो पैसा कितना कमाने वाली है, पैसा कितना, रेवेन्यू उसको कितना मिलने वाला है, वो भी वो डिसाइड करते हैं ऑन दी एंटायर बजट। ये पूरा बजट जो हर साल आता है, जो अभी आप देखते रहते हो टीवी में भी आता है कि भाई बजट आ गया, बजट आ गया, तो वो वाली चीजें की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई ये सारी चीजों पे इस साल पैसा लगाएंगे, ऑब्वियस है। एंड पैसा कमाएंगे कहां से, रेवेन्यू कहां से आएगा, हम जैसे लोग जो टैक्सेस पे करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, अगर कोई इंडिविजुअल पे कर रहा है, तो अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी, ठीक है। तो ये जो टैक्सेशन है बेटा, टैक्सेशन नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट लेवल है सीएमए इंटर, उसमें एक पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट है टैक्सेशन का, तो उसमें आपको इन डेप्थ पता चल जाएगा अबाउट दिस टैक्सेशन, ठीक है। सो नाउ, जब गवर्नमेंट
पूरे देश के लिए पॉलिसीज बनाती है, पूरे देश के लिए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब एक बिजनेस पर्सन अपने प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट के लिए पॉलिसीज बना रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हूं मैं? एक बिजनेस, एक इंडिविजुअल, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे कंट्री में जितने बिजनेसेस है, पूरी कंट्री में जितने लोग हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब मैंने ये एग्जांपल दिया, इससे आपको थोड़ा बहुत समझ जाना चाहिए। अब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी प्रॉब्लम है अपने देश में, ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगी सो दैट इट विल हेल्प पीपल टू फाइंड जॉब्स। समझ रहे? तो ये सारी चीजों की मैं बात करूंगी, तो मैं बात करूंगी मैक्रो, MACRO इकोनॉमिक्स। मैं इतनी बार रिपीट कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में ना ये सारी चीजें बैठ जाए, क्योंकि आपका ऑब्वियस है, आपको ना पेपर मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर है नहीं, ऐसा वहां पर क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई राइट 5 डिफरेंसेस अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपका पेपर MCQ है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो इसके लिए ना आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि जब मैं इन्फ्लेशन के बारे में बात करूं कि भाई ये पेट्रोल के प्राइसेस इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ठीक है, ऑन अ कंट्री लेवल अगर मैं बात कर रही हूं, तो मैं बात कर रही हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी कि भाई ये कॉफी की इतनी प्राइस क्यों बढ़ रही है, ये कॉफी को मेरे को इतना खर्चा, मतलब इतना मुझे कॉस्ट लगा है ये कॉफी को बनाने में, तो मैं कितना प्राइस इसका सेट करूं, कितना कंज्यूमर के पास में पैसा है, कितना कंज्यूमर पैसा देने को रेडी है, अगर मैं ये सारी चीजों के बारे में बात करूंगी, देन आई एम टॉकिंग अबाउट MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट देखो, इसे ना प्राइसिंग थियोरी भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है दैट इज प्राइस थियोरी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है बिजनेसेस को टू सेट प्राइसेस ऑन व्हाट बेसिस, ऑन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूं तो इसका जो दूसरा नाम है दैट इज इनकम एंड उप्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी, बिकॉज इट डील्स विद द नेशनल इनकम, पूरे देश का पैसा, पूरे देश की सेविंग्स के बारे में ये बात करता है, देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें देश के लेवल पर डिस्कस करता है, इसीलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग, ये तो अभी हमने देखा प्राइस थियोरी, एंड इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। दीज आर द टू नेम्स, ये MCQ में आ सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट, इट एनालिसिस द पार्शियल बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। ऑब्वियस है, इकोनॉमी के स्मॉल स्मॉल पार्ट को ये डिस्कस कर रहा है, इसके लिए इसको पार्शियल बिहेवियर भी कहा जाता है। ये पार्शियल बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहा है, राइट। एंड इट एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ये तो पूरे के पूरे कंट्री को एज अ सिंगल इकोनॉमी बता रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये पूरे होल इकोनॉमी को डिस्कस कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट डिस्कसेस द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सेविंग्स, अभी हमने देखा, दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है। इंडिविजुअल इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेविंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा, पूरा नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट है या फिर साइंस है। अगर साइंस है तो फिर वो पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है। ओके, देखो बेटा, साइंस का क्या मतलब हो जाता है? इन सिंपल टर्म्स, व्हाट इज साइंस? साइंस का क्या मतलब हो जाता है? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ one thing that is cause leads to another thing that is effect,
ऑब्वियस है ना, साइंस इज ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बताता है कि भाई ऐसे करने से ऐसे होगा, है कि नहीं। सेम चीज इकोनॉमिक्स में भी होता है। अब जैसे अगर प्राइस, मैं प्राइस की बात कर रही, अगर हमने प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज करोगे तो डिमांड डिक्रीज होगा, और वही अगर आप प्राइस डिक्रीज करोगे तो डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में भी तो सेम चीज अप्लाई हो रही है। हाउ वन थिंग लीड्स टू अनदर, हाउ चेंजेस इन प्राइस लीड्स टू चेंजेस इन डिमांड, सेम चीज। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। ओके, अब आर्ट क्या है? अब आर्ट क्या है? आर्ट का क्या मतलब हो जाता है? आर्ट का मतलब है, आर्ट का मतलब है कि भाई आपको जब इतनी नॉलेज है तो आपको उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा आपके बिजनेस में, आपके रियल लाइफ सिचुएशंस में, है कि नहीं। सो आर्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स एंड साइंस इज ऑल अबाउट थियोरी। साइंस में आप नॉलेज गेन करते हो, आपको पता है कि भाई ऐसे करने से ऐसे होगा। जब आपको पता है ऐसे करने से ऐसे होगा तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली अप्लाई भी तो करनी पड़ेगी ना आपके बिजनेस में। तो ऑब्वियस है इकोनॉमिक्स वही करता है। तो इकोनॉमिक्स इज बोथ, इज साइंस एंड इज आर्ट। इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी नॉलेज को, जब इकोनॉमिक्स में पता है आपको कि चेंजेस इन प्राइस लीड्स टू चेंजेस इन डिमांड, तो वो सेम चीज उसके बिजनेस में अप्लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। सो दिस इज इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ओके, देखो यहां पे लिखा है साइंस इज थियोरिटिकल, यस, एंड आर्ट इज प्रैक्टिकल, यस। अब जैसे आप सीएमए की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको 3 लेवल्स क्लियर करने हैं, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। तो ये सारी की सारी नॉलेज बेस्ड हो गई है, इसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपलसरी बोलते हैं कि बेटा आपने इतनी नॉलेज आपने ग्रैब कर ली, आपके दिमाग में इतनी नॉलेज है, तो वह उसको प्रैक्टिकली भी तो आपको करना पड़ेगा रियल लाइफ सिचुएशन में। इसीलिए तो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है 15 महीने की, ताकि आप कोई फर्म में जैसे सिचुएशंस आते हैं वहां पर आप आपकी नॉलेज अप्लाई कर सको, है कि नहीं। सो आर्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स। साइंस टीचेस अस टू नो, ऑब्वियस है, ये इससे हमें चीजें पता चलती है, साइंस हमें बताता है कि क्या चीजें क्या क्या है। एंड आर्ट आपको बताता है कि भाई आपको चीजें कैसे करनी है, आपको आपकी रियल लाइफ में चीजों को अप्लाई करना है, टू डू थिंग्स। Economics is a science in its methodology, yes, and economics is an art in its application, yes. So conclusion क्या हुआ कि economics is both साइंस एंड आर्ट। आगे अगर आपको एमसीक्यू में आया है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और इट इज एन आर्ट, तो बेटा आपका ऑप्शन होना चाहिए इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ठीक है, नेक्स्ट, economics as a positive साइंस एज ए नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, तो बेटा पॉजिटिव साइंस का क्या मतलब हो जाता है? पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है फैक्ट्स। पॉजिटिव साइंस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे बिलीव बिलीव करती है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से डील करती है। वो बताती है कि भाई करंट सिचुएशन क्या है, ऐसा है, बस। मतलब ये सच्चाई की मूरत है, ये आपको आपका आईना बता देती है। क्या? पॉजिटिव साइंस। एंड नॉर्मेटिव साइंस क्या है? ये आपको सजेशंस देती है, ये आपको सजेशंस देती है, ये आपको ओपिनियंस देती है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी की सारी चीजें आपको नॉर्मेटिव साइंस बताती है। एंड पॉजिटिव साइंस आपको क्या बताता है? पॉजिटिव साइंस आपको क्या बताता है? पॉजिटिव साइंस आपको सच्चाई बताती है कि भाई ऐसा है, जमता तो बोलो। ठीक है, देखो, positive science explains what it is but not what out to be। ये बताता है कि ऐसा है, ये नहीं बताता कि ऐसा होना चाहिए था। ठीक है,
एंड नॉर्मेटिव साइंस क्या एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स व्हाट ought to be and what not ought to be. नॉर्मेटिव साइंस बताता है कि बेटा ये ऐसा होना चाहिए था या फिर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था. एग्जाम्पल टैक्सेस का लेते हैं, ठीक है. अब देश में सबको टैक्स लगता है, दैट इज फैक्ट. सबको टैक्स भरना ही पड़ता है, चाहे बिजनेस हो या फिर चाहे इंडिविजुअल हो. आप कमा रहे हो, सैलरी आ रही है तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा. आपका बिजनेस चल रहा है तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज फैक्ट, सच्चाई है ये. अब यहाँ पे सजेशन क्या है कि भैया जो ज्यादा पैसे कमाते हैं, जो ज्यादा रिच पीपल है, उन्हें टैक्स ज्यादा भरना चाहिए एक्चुअली. सो दिस इज, ऐसा होना चाहिए था. सो दिस इज ओपिनियन, दिस इज सजेशन. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल है, आपको हो गया होगा अभी तक क्लियर ये कॉन्सेप्ट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस का. टैक्सेस सबको भरना है, दिस इज फैक्ट. लेकिन इसमें आप सजेशन ला रहे हो, आप सोच रहे हो कि भैया जो ज्यादा पैसे कमा रहा है, जो रिच लोग हैं, उन्हें एक्चुअली ज्यादा पैसे, ज्यादा टैक्स भरना चाहिए. सो दिस इज ओपिनियन, दिस इज सजेशन. ठीक है, यहां पर इट डील्स विथ थिंग्स एज आर, मतलब जैसा है वैसे आपको बताया जाएगा. एंड यहाँ पर आपको गुड और बैड थिंग्स, राइट और रॉन्ग थिंग्स के बारे में बताया जाएगा. ऑब्वियस है, अब टैक्सेस आप पे कर रहे हो तो थिंग्स एज इट इज बता रहे हो आपकी, एज इट इज पे टैक्सेस पे करना है. अब यहाँ पे आप बताओगे गुड और बैड थिंग अबाउट द टैक्सेस, यहाँ पे आप ओपिनियन दोगे, आपके सजेशंस दोगे, आपका दिमाग ज्यादा चलाओगे कि यार एक्चुअली ना ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था. अब आप टैक्सेस दे रहे हैं तो भाई ये वाले प्रोडक्ट पे ना टैक्सेस नहीं होना चाहिए था. ठीक है, पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज्यादा हाई है तो ये हाई नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को ना पेट्रोल के प्राइसेस कम करने चाहिए. तो यहां पर आप सोचते हो कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस. ये कौन बोलता है? ये लियोनल रॉबिन्स ने बताया है कि इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस. एंड अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस. ये एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई पॉजिटिव साइंस का डेफिनेशन या फिर ये कॉन्सेप्ट किसने लाया है, एंड नॉर्मेटिव साइंस का डेफिनेशन या फिर ये कॉन्सेप्ट किसने लाया है. तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं. जब भी पॉजिटिव साइंस के बारे में बात होगी तो आपको रॉबिन्स याद आ जाने चाहिए, और जब भी नॉर्मेटिव साइंस के बारे में बात होगी तो आपको अल्फ्रेड मार्शल याद आ जाने चाहिए. ठीक है, सो इसका कंक्लूजन क्या है? ऑब्वियस है, कंक्लूजन इज बोथ. इकोनॉमिक्स दोनों भी चीजें बताता है, पॉजिटिव भी बताता है, नॉर्मेटिव चीजें भी बताता है. इकोनॉमिक्स बताता है कि क्या है और वो उसके ऊपर सजेशंस भी देता है कि भाई क्या होना चाहिए. सो पहले, इसके पहले हमने क्या देखा था? इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट. अगर साइंस है तो क्या वो नॉर्मेटिव साइंस है या फिर पॉजिटिव साइंस है? हमने देखा वो दोनों भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है और पॉजिटिव साइंस भी है. ठीक है, क्लियर है यहां तक? पक्का पक्का क्लियर है? चलिए, अब डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड, अब ये टू मेथड्स हैं, इनका क्या मतलब है हम वो समझते हैं. ठीक है, यहाँ से भी एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांसेस है. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आप एकदम ध्यान से समझना. ओके, डिडक्टिव मेथड का क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब होता है फिक्स्ड थियोरीज के बारे में ये बात कर रहा है. ओके, एंड इंडक्टिव मेथड का क्या मतलब हो जाता है? इसका मतलब है इट ऑलवेज चेंजेस विथ न्यू डेटा. ठीक है, मैंने मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डिडक्टिव मेथड का क्या मतलब हो जाता है? इट इज इट इज समथिंग दैट इज फिक्स्ड, मतलब दैट इज स्टैटिक. जस्ट 1 मिनट, मेरे पेन को क्या हो जाता है? इट इज समथिंग दैट इज स्टैटिक. देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज अ स्टैटिक एनालिसिस, मतलब इट इज अ फिक्स्ड एनालिसिस. ये चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, दिस मेथड इज, डिडक्टिव मेथड का क्या मतलब हो जाता है? दिस इज समथिंग विच इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड थियोरीज पर ही बेस्ड है. ठीक है, लेकिन इंडक्टिव मेथड इज डायनामिक एनालिसिस, ये कीप्स ऑन चेंजिंग, दिस इज डायनामिक इन नेचर. डायनामिक का क्या मतलब है? कीप्स ऑन चेंजिंग.
क्या मतलब है डायनामिक का? क्या मतलब है? कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंजिंग विद द न्यू डेटा। नेक्स्ट क्या आ जाता है? डिडक्टिव मेथड के और भी कुछ नाम है जो यहाँ पे दिए हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रायर, एब्स्ट्रैक्ट एंड एनालिटिकल मेथड, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट, जस्ट 1 मिनट, कुछ तो स्टक हो गया है। नेक्स्ट, इंडक्टिव मेथड को हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड भी कहा जाता है। सो दीज आर द नेम्स, ये एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखो ध्यान से। इंडक्टिव मेथड के और क्या क्या नाम है? हिस्टोरिकल मेथड एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, ओके। डिडक्टिव मेथड के क्या क्या नाम है? प्रायर, एब्स्ट्रैक्ट एंड एनालिटिकल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, थियोरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन, ओके। डिडक्टिव मेथड पे ना हम सारी की सारी थियोरीज जो भी है बेस्ड ऑन अजम्पशन बनाते हैं। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वी आर अज्यूमिंग थिंग्स, यहाँ पर हम सिर्फ अजम्पशंस बेस्ड पर ही सारे के सारे प्रोसेस थियोरीज बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना हम फैक्ट्स एंड डेटा से डील करते हैं। यहाँ पर हम थियोरीज बना रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। कहां पर? इंडक्टिव मेथड में। इंडक्टिव मेथड में जो थियोरीज बना रहे हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डेटा, एंड डिडक्टिव मेथड इज ऑल बेस्ड ऑन अजम्पशन। हम लोग पहले से ही अज्यूम करेंगे कि भाई ऐसा करने से ऐसा होगा। इट्स ऑल अबाउट अजम्पशन। एंड इंडक्टिव मेथड में हमारे पास में डेटा है, हम प्रीवियस कुछ पास्ट ईयर्स में हम ऑब्जर्व करते हुए आए कि भाई थिंग्स ऐसे चल रही है, सो वी हैव डेटा, बेस्ड ऑन दैट डेटा हम लोग थियोरीज बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, ओके। एंड इंडक्टिव मेथड में लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। यहाँ पे ना एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, दैट्स अ जनरल रूल। आपको मालूम है कि भाई बारिश होगी तो जमीन गीला होगा, है ना। इफ इट्स रेन द ग्राउंड इज गोइंग टू बी वेट, दिस इज अ जनरल रूल, ठीक है। तो दिस इज, ये कौन से मेथड में आएगा? ये आएगा इंडक्टिव मेथड में, क्योंकि ये जनरल रूल है, बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा, ओके। अब बारिश हो रही है, आप बाहर घर के बाहर आप देख रहे हो कि भाई बारिश हो रही है और ग्राउंड गीला हो रहा है, दिस इज जनरल रूल। इंडक्टिव मेथड क्या बोलता है? अगर डार्क डार्क क्लाउड्स है, इंडक्टिव मेथड बोलता है अगर डार्क क्लाउड्स है, डार्क क्लाउड्स है, तब तब बारिश हो रही है। क्या ये ऑब्जर्व करा है? यहाँ पे कुछ पास्ट दिनों से आप वहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई डार्क क्लाउड्स है, एकदम घने बादल छाए हुए हैं, तो बारिश होगी। So this is observation. This is based on observation कि भाई डार्क क्लाउड्स है तो क्या होने वाला है? बारिश होने वाली है। So it goes from particular to general. पर्टिकुलर चीजें हो रही है तो ये धीरे धीरे होके ये जनरल थियोरी में बदल रही है कि भाई काले बादल छाए हुए हैं तो बारिश होगी, ठीक है। सो डिडक्टिव मेथड में जनरल टू पर्टिकुलर लॉजिक फ्लो करता है। याद रखना ये एमसीक्यू में आएगा कि भाई कौन से मेथड में जनरल टू पर्टिकुलर लॉजिक फ्लो करता है, तो आपको याद होना चाहिए जनरल टू पर्टिकुलर इट्स ऑल अबाउट डिडक्टिव मेथड एंड पर्टिकुलर टू जनरल इज ऑल अबाउट इंडक्टिव मेथड, ओके। नेक्स्ट, क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिडक्टिव मेथड फॉलो करते हैं एंड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इंडक्टिव मेथड फॉलो करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से इकोनॉमिक्स कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है। सो ये जो भी पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है? अराउंड 5 पॉइंट्स है। ये 5 के 5 पॉइंट्स आपको याद रखने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड में, ठीक है। इंडक्टिव मेथड इज ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स, डेटा, ठीक है। जैसा जैसा डेटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेथड्स भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन डिडक्टिव मेथड तो मानने कोई रेडी नहीं है, वो बोलता है कि भाई मेरे मेथड्स फिक्स्ड रहेंगे, चाहे डेटा गया भाड़ में, मैं ये मेथड फॉलो कर रहा हूं तो कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो आगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट डिडक्टिव मेथड। इसीलिए ये स्टैटिक इन नेचर है डिडक्टिव मेथड, एंड इंडक्टिव मेथड डायनामिक इन नेचर है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन डेटा, जैसे डेटा चेंज हो रहा है उसका थियोरीज, उसका जो भी प्रिंसिपल्स है वो भी चेंज होगा। नेक्स्ट, बेटा सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ
चॉइस। एंड इसी की वजह से ना ये तीन प्रॉब्लम्स अराइज होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब आपको क्या बनाना है भाई, देयर आर सो मेनी इकोनॉमिक्स गुड्स टू बी प्रोड्यूस, एंड आपको आपको क्या बनाना है उसमें से, आपको उसमें भी आपको चॉइस करना पड़ेगा कि भाई मैं क्या बनाऊं, कंज्यूमर गुड्स बनाऊं या फिर कैपिटल गुड्स बनाऊं। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो डेली लाइफ में जो यूज होते हैं, जैसे कार यूज हो गया, टूथपेस्ट, शुगर, शक्कर, क्या बनाऊं बताओ, शुगर शक्कर एक ही है तो सॉल्ट, क्या बनाऊं, कंज्यूमर गुड्स बनाऊं या फिर कैपिटल गुड्स बनाऊं, मशीन्स बनाऊं, ट्रैक्टर्स बनाऊं, क्या बनाऊं बताओ। तो सबसे पहला जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सबसे पहला अगर मैं प्रेजेंट की सोचूं तो मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा, ठीक है। एंड अगर मैं फ्यूचर को इंपॉर्टेंस दूं तो मैं कैपिटल गुड्स बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं क्या बनाऊं, सबसे पहली प्रॉब्लम। अब आपने सोच लिया कि आपको क्या बनाना है, उसके बाद में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई मैं कैसे बनाऊं। मैंने सोच लिया है कि मुझे कैपिटल गुड मतलब मुझे ब्रिज बनाना है, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊं। सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाऊं मैं, लेबर्स का ज्यादा यूज करूं या फिर मशीन्स का ज्यादा यूज करूं, कैसे बनाऊं मैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, ठीक है। द प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो मैं कैसे बनाऊं। अगर मुझे ब्रिज बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं, ज्यादा लेबर्स यूज करूं एंड कम मशीन्स यूज करूं, मोर ऑफ लेबर्स लेस ऑफ मशीन्स, तो इसको हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहेंगे। अगर मैं मोर ऑफ मशीन्स यूज करूंगी एंड लेस ऑफ लेबर यूज करूंगी तो इसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहेंगे। अब जैसे जापान का एग्जांपल ले लो, वहां पर तो एक दिन में पूरा ब्रिज बनता है क्योंकि वो लोग मोर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करते हैं, मोर ऑफ मशीन्स यूज करते हैं। अपना इंडिया का ले लो एग्जांपल, भाई यहाँ पर तो महीनों महीनों लग जाते हैं, कभी कभी तो सालों लग जाती है एक एक रोड को बनाने के लिए, ब्रिज को बनाने के लिए। तो यहाँ पे लेबर हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा कि भाई क्या बनाना है, दूसरा हमने देखा कि भाई कैसे बनाना है। अब तीसरा प्रॉब्लम है कि भाई किसके लिए बनाना है, गरीबों के लिए बनाना है या फिर अमीरों के लिए बनाना है। अब गवर्नमेंट को वो भी तो सोचना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट एकदम लग्जरियस अपार्टमेंट्स बनाए अमीरों के लिए या फिर गरीबों के लिए कोई अफोर्डेबल हाउस बना के उन्हें दे, ये भी प्रॉब्लम है। देखो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है, government policy determine the priority for production of commodities. Example, government prioritizes production of ordinary buses over luxury cars. भाई यहाँ पे गवर्नमेंट गरीबों का भला करना सोच रही है, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि भाई ज्यादा दर हम लोग बसेस बनाएंगे ताकि जो गरीब लोग हैं वो ट्रैवल कर सके कम पैसों में, rather than खर्चा करना लग्जरी कार्स पे। गवर्नमेंट क्या प्रेफर कर रही है, गरीबों का भला हो, वेलफेयर ऑफ पुअर। नेक्स्ट, शुड लग्जरी अपार्टमेंट्स बी बिल्ड फॉर रिच या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग टू बी प्रायोरिटाइज फॉर पुअर पीपल। सो दीज आर द क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, भाई किसके लिए बनाऊं, गरीब या अमीर। गरीबों के लिए बनाऊं तो कितना पैसा लगेगा, कैसे लगेगा, ब्ला 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 चीजें, ठीक है। एंड अमीरों के लिए बनाऊं तो कितना पैसा लगेगा, कैसा लगेगा, ब्ला 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 चीजें। तो हर एक चीज की शुरुआत कहां से होती है, ये तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम से होती है। सबसे पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाओ। यहाँ पे दो गुड्स आपको याद आ जाने चाहिए, एक है कंज्यूमर गुड्स और एक है कैपिटल गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट, कैसे बनाओ, दो टेक्निक्स आपको याद आनी चाहिए, लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। थर्ड, किसके लिए बनाऊं, भाई गरीबों के लिए बनाऊं या फिर अमीरों के लिए बनाऊं, ठीक है। सो ये हो गई आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। शॉर्ट एंड स्वीट में हमने ये फर्स्ट अपना जो फर्स्ट यूनिट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड यूनिट। हम ये छोटा सा यूनिट है तो हम ये भी आज फटाक से फिनिश कर देंगे, ओके। सो 1.2 यूनिट, यूटिलिटी, वेल्थ एंड प्रोडक्शन। व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी का क्या मतलब है, यूटिलिटी का मतलब है द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यू गेट बाय यूजिंग और कंज्यूमिंग सम गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। यूटिलिटी मीन्स आप कोई गुड्स या फिर सर्विसेज को आप कंज्यूम कर रहे हो
एंड सर्विसेज को आप यूज कर रहे हो, यूज करने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या फिर आपको जितनी खुशी मिल रही है, दैट इज यूटिलिटी, यूजफुलनेस। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट इज वेल्थ। अब बताओ वेल्थ क्या है? पैसा, वेल्थ। व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ इंक्लूड्स मनी। आपके पास में जो मनी है, आपके बैंक में जो पैसा है और आपके वॉलेट में जो पैसा है, सारा का सारा पैसा। ओके, नेक्स्ट इट इंक्लूड्स गुड्स। गुड्स में आप हर एक चीज ले लो, फर्नीचर ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, क्लोथ्स ले लो, ठीक है, सारे के सारे गुड्स। नेक्स्ट हो जाता है एसेट्स। एसेट्स, लैंड ले लो, कार ले लो, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे है, तो वो सारी चीजें आपकी एसेट्स है, ठीक है। सो ऑल टुगेदर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वैल्यूएबल थिंग्स, ओके, जिसकी वैल्यू है। सो ऑल टुगेदर इज योर वेल्थ। ये सबको हम साथ में रखेंगे, मतलब आपके पास में जितने पैसे हैं, आपके पास में जितने गुड्स है, आपके पास में जितने एसेट्स है, टुगेदर दैट इज योर वेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के वेल्थ होते हैं, एक हो जाता है आपका पर्सनल वेल्थ, एक हो जाता है आपका पर्सनल वेल्थ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपकी कार, आपके कपड़े वगैरह वगैरह, ठीक है, दैट इज पर्सनल वेल्थ। एंड द सेकेंड इज नेशनल वेल्थ, ठीक है। दूसरा हो जाता है नेशनल वेल्थ। तो अभी हम देखते हैं नेशनल वेल्थ में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। पर्सनल वेल्थ में क्या क्या है वो भी अभी हम एक बार देखते हैं। पर्सनल वेल्थ में क्या बोल रहा है? स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल वेल्थ। मैं एक पर्सन हूं, मेरे अंडर जो जो भी गुड्स है, जो जो भी स्टॉक ऑफ गुड्स है, जिसमें मनी, मनी, गुड्स एंड वेल्थ, जो जो भी मेरे नाम पर है, मेरे अंडर है, मेरे पैसे हैं, दैट इज माई पर्सनल वेल्थ। जैसे कि मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरी फर्नीचर, लैंड, मनी इन कैश, कंपनी के शेयर्स अगर मेरे पास में, तो वो सारा का सारा वो मेरा पर्सनल वेल्थ है। नेक्स्ट है health, goodwill, etc. can also be considered to be the part of individual wealth, but in economics only transferable goods are considered as wealth. मैंने पहली चीज बताई थी आपको कि वेल्थ में आप वैल्यूएबल थिंग्स, ट्रांसफरेबल थिंग्स ही इकोनॉमिक्स कंसिडर करेंगे कि वो आपकी वेल्थ है। आपकी हेल्थ अच्छी है, ग्रेट, दैट इज ऑल्सो योर वेल्थ, दैट इज ट्रू। लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं मानता। इकोनॉमिक्स बोलता है जो चीज ट्रांसफर हो रही है, the things which are transferable will only be considered as wealth, ठीक है। आपकी हेल्थ, आपका गुडविल, आपका रेपुटेशन, ये सारी चीजें वेल्थ नहीं कंसिडर हो रही है इकोनॉमिक्स में, ओके। एंड द नेक्स्ट इज नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ का क्या मतलब हो गया? स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ नेशन इज नेशनल वेल्थ। पूरी कंट्री में जितने भी गुड्स है, जो कंट्री के अंडर है, नेशन का जो वेल्थ ऑब्वियस है। मेरे, अब मैं पर्सन हूं तो मेरे अंडर जो वेल्थ है दैट इज माय पर्सनल वेल्थ। अब कंट्री में जितना भी वेल्थ है जो गवर्नमेंट के अंडर है, दैट इज गवर्नमेंट नेशनल वेल्थ, है कि नहीं? देखिए, इट इंक्लूड्स द वेल्थ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सिटीजंस इन द कंट्री। कॉमन प्रॉपर्टी क्या क्या है जो आप यूज करते हो? आप पार्क यूज करते हो, रोड्स यूज करते हो, ब्रिजेस यूज करते हो, राइट? सो दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टी, दिस इज नेशंस वेल्थ, दिस इज नॉट योर पर्सनल वेल्थ। तुम्हारा पर्सनल वेल्थ सिर्फ तुम ही यूज कर रहे हो, तुम्हारा ही हक है उस पे, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, सबका हक है इस पे, दिस इज कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, रोड्स, पार्क, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, ठीक है। इफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री होल्ड्स अ गवर्नमेंट बॉन्ड, इट इज पर्सनल वेल्थ। मैं सिटीजन हूं, मैं सिटीजन हूं, मेरे पास में गवर्नमेंट बॉन्ड है, मतलब मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड ली है, दैट मींस मैंने गवर्नमेंट से बॉन्ड लिया है और गवर्नमेंट को मैंने कुछ पैसे लेंड करे हैं, एज ए लोन मैंने गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं, तो ये मेरे लिए तो वेल्थ है, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड लिया है, मैंने कई तो इन्वेस्ट करे, मतलब मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड में मैंने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, एंड ये गवर्नमेंट को मैंने लेंड करे हैं कुछ पैसे, सो ये मेरे लिए तो वेल्थ है। लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए वेल्थ है क्या, मुझे बताओ? नहीं है ये गवर्नमेंट के लिए वेल्थ।
गवर्नमेंट के पैसे थोड़ी है, गवर्नमेंट को रीपे करना पड़ेगा ना मेरे को। मैंने उनको पैसे उधार पे दिए हैं, तो गवर्नमेंट को मेरे को टाइम बाद में, कुछ टाइम बाद में मेरे को फिर से वो पैसे देने पड़ेंगे ना। सो दिस इज नॉट वेल्थ। गवर्नमेंट बॉन्ड एज अ पर्सनल, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, गवर्नमेंट बॉन्ड अगर मैं एज इफ एनी सिटीजन, अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड होल्ड कर रही हूं तो वो मेरा पर्सनल वेल्थ है। लेकिन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट को पैसे देने हैं मुझे, मैंने गवर्नमेंट को पैसे लेंड करे, कुछ टाइम बाद में गवर्नमेंट को मुझे पैसे देने हैं, तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है ये, दिस इज नॉट वेल्थ। ये सेम पॉइंट यहां पे लिखा है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यू में आ सकता है। इफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री होल्ड्स अ गवर्नमेंट बॉन्ड, इट इज पर्सनल वेल्थ, ठीक है, but from the government point of view it is a liability, so it should not be considered as a part of the wealth of the nation। करेक्ट है, गवर्नमेंट को तो पैसे फिर से रिटर्न करने हैं ना, उसकी वेल्थ किधर है, उसको फिर से पैसे मेरे को देने हैं ना, उधार पे तो लिए उन्होंने मेरे से पैसे, तो दैट इज नॉट वेल्थ, वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से वेल्थ नहीं है। नेक्स्ट, वेल्थ एंड वेलफेयर। Welfare means well-being, happiness. Okay. Generally, if the level of wealth increases, welfare increases. कहावत है ये, सदियों से चलती आई है कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी हेल्थ तगड़ी है, मतलब ज्यादा पैसा अच्छी हेल्थ, अच्छा वेलबींग। लेकिन ऐसा नहीं है। इन रियलिटी ज्यादा पैसा मतलब पूरा टेंशन की दुकान। समझ रहे, आपको पैसा ज्यादा कमाना है तो फुल ऑन स्ट्रेस्ड रहता बंदा। एमएनसी और में देख लो, इतने बड़े बड़े मैनेजर्स और रहते, आधे टकलू होके बैठे रहते हैं। ज्यादा पैसा आ रहा ठीक है, लेकिन हेल्थ, बाल ही गए उनके, इतना काम कराते, स्ट्रेस्ड। सो इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा वेल्थ, ज्यादा पैसा, ज्यादा वेल्थ एंड अच्छी वेलफेयर, ऐसे कहावत है, ये सिर्फ बोलने की चीज है, लेकिन इन रियलिटी कुछ और ही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A nation's welfare is uncertain if it creates wealth without considering citizens' health and mental well-being. Yes. It is doubtful if the wealth is not distributed properly. वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बोले है, ठीक है। ऐसे कहते हैं, ऐसी कहावत है जो सदियों से चलती आई है कि भी ज्यादा पैसा है दैट मीन ज्यादा वेलबींग। वेलबींग का क्या मतलब हो गया है, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छे घर में रहोगे, अच्छा खाना खाओगे, वही तो मतलब है। लेकिन ऐसा इन रियलिटी नहीं है। इन रियलिटी क्या है, आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, उतना जितना इंसान जितना पैसा कमा रहा है उतना ही स्ट्रेस्ड आउट है वो, उतनी हेल्थ उसकी खराब है। नेक्स्ट, वेल्थ एंड इनकम। वेल्थ एंड इनकम का क्या मतलब है, यहाँ पे दिया है, ठीक है। अ पर्सन और नेशन यूजेस पार्ट ऑफ देयर इनकम एंड सेव्स द रेस्ट, accumulating wealth over the time. Wealth is a stock owned at a point of time and income is a flow over the period of time. Wealth अभी मैंने आपको बताया था क्या है, ठीक है। इनकम का क्या मतलब है वो देखिए, इनकम इज अ फ्लो, मतलब आपको इनकम कब आती है, अभी आप काम कर रहे हो, अभी आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, फिर ओवर मतलब सर्टेन टाइम बाद में आपको पैसा मिलता है, ठीक है। यू अर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज अ फ्लो, पूरा अक्यूमुलेट हो रहा है ना आपका वेल्थ। आप देखो, अभी आप कोई भी एमएनसी में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। सैलरी कब मिलेगी आपको, फर्स्ट ऑफ द एवरी मंथ या फिर लास्ट डेट ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है। तो आप वो पूरा महीना काम करते हो, फिर आपको जो एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द मंथ जो आपको सैलरी मिलती है दैट इज योर इनकम, ठीक है, दैट इज योर इनकम। क्यों, आपने पूरा काम किया एंड ओवर द टाइम यू अर्न दैट मनी, आप पहले पूरा काम करते हो एंड ओवर द टाइम यू अर्न दैट मनी, सो दैट इज योर इनकम। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, पढ़ा ना, कितनी बार अपन ने पढ़ा है प्रोडक्शन के बारे में। आप इनपुट्स लेते हो, उस पे आप कुछ प्रोसेस करते हो एंड आपको आउटपुट मिलता है। सो व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आप वहां पे यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो, वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, वो सेम चीज यहाँ पे लिखी है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स बाय एफिशिएंटली कंबाइनिंग वेरियस इनपुट्स टू सेल इन द मार्केट। ये मार्केट वर्ड इंपॉर्टेंट है, हम हर एक चीज हम मार्केट में बेचने के लिए बना रहे हैं, इसके लिए उसको प्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, हमने
पहले वाली क्लास में ही पढ़ा था ना, वहां पर हमने पढ़ा था कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो वो सेम चीज यहाँ पे लिखी है. एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन ग्रोज वेजिटेबल्स इन द गार्डन फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट प्रोडक्शन. ऑब्वियस है, अब वो उसके पर्सनल यूज के लिए, उसको खुद कंज्यूम करने के लिए वो वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है, दैट इज नॉट फॉर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन किसको बोलेंगे हम? जो चीजें आप लोग जाके बेच रहे हो मार्केट में. अगर वही सेम चीज अगर फार्मर करता, सी अ फार्मर हु ग्रोज वेजिटेबल्स टू सेल इन द मार्केट, देन दैट इज प्रोडक्शन. ठीक है, अभी तक तो दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए यार प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. यस, दीज आर द इनपुट्स. ये इनपुट्स की मदद से ही हम इन पर कुछ काम करते हैं, कुछ प्रोसेसेस करते हैं, ताकि हमें क्या मिले? आउटपुट मिले. सेम चीज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो कॉल्ड एज इनपुट्स. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स आर आउटपुट्स. आप जो आउटपुट बनाते हो, गुड्स और सर्विसेज जो आप बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है पीपीसी. ठीक है, इसमें से 100% एमसीक्यू आने वाला ही है. 10 मिनट्स में ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना. ओके, पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहली चीज, ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा कि भाई पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसके बहुत सारे नाम हैं, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है. अब नाम में ही कर्व है तो इसका मतलब है कि भाई ये ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, इसका तो ग्राफ बनेगा ही. ओके, सो प्रोडक्शन का क्या मतलब हो जाता है? जैसे कि आप इनपुट्स को कैसे आउटपुट में आप कन्वर्ट कर रहे हो. देन पॉसिबिलिटी का क्या मतलब हो जाता है? पॉसिबिलिटी का मतलब हो जाता है चांसेस, या फिर आप कॉम्बिनेशंस समझ लो कि भाई आपके प्रोडक्ट बनाने में, आपका प्रोडक्ट जब आप बनाओगे तो कितने ज्यादा पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट्स बनाने की, कितने सारे कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो प्रोडक्ट्स के. तो ये चीज पीपीसी कर्व बताता है. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना. पीपीसी कर्व टू गुड्स ऑफ एन इकोनॉमी ही हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. टू गुड्स ही डिस्कस करता है पीपीसी कर्व बाय कंसिडरिंग अवेलेबल रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी. क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, हर किसी के पास में है कि नहीं. तो वो लिमिटेड रिसोर्सेस से आप दो कमोडिटीज बना सकते हो. वो दो कमोडिटीज के क्या क्या कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो, वो पीपीसी कर्व आपको बताता है, ताकि आपके जो रिसोर्सेस है वो 100% यूज हो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ना हो. ठीक है, सो देखिए, ये आप हो. ठीक है, अब आपको ना बेकरी डालनी है जहां पर आप केक्स एंड कुकीज प्रोड्यूस करने वाले हो. ठीक है, आप बेकरी डालोगे जहां पर आप केक्स एंड कुकीज प्रोड्यूस करने वाले हो. तो आपने कुछ रिसोर्सेस को हायर किया है, जैसे कि आपने लेबर एंड मशीन को आपने हायर किया है. ठीक है, आपके पास जितना भी पैसा था वो आपने इन्वेस्ट कर दिया इनमें. तो अब ये लेबर और मशीन को यूज करके या तो फिर आप 100 कुकीज बना सकते हो. ठीक है, या फिर आप 10 केक्स बना सकते हो. समझ रहे? आपके पास में देखो रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेस से वो पूरे के पूरे रिसोर्सेस आप यूज करके या तो फिर आप 100 कुकीज बना सकते हो, या तो फिर आप वो पूरे रिसोर्सेस को यूज करके 10 केक्स बना सकते हो. एनी वन आउट ऑफ दैट. तो आपको पीपीसी कर्व यही तो बताता है कि भाई आप कितने सारे कॉम्बिनेशंस कर सकते हो. क्या पता अगर आप कुकीज को कम बनाओ, क्या पता अगर आप कुकीज की थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस करो कुकीज को, तो आपके केक्स बढ़ जाए. है कि नहीं? क्या पता अगर आप कुकीज कम प्रोड्यूस करो, आप केक्स का प्रोडक्शन बढ़ाओ. एक कम करो एक बढ़ाओ, एक कम करो एक बढ़ाओ, एक बढ़ाओ एक कम करो. ठीक है, सो यही सेम चीज आपको पीपीसी कर्व बताने वाला है. द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट्स, व्हाट ऑल पॉसिबिलिटी कैन बी डन, कि ये दो प्रोडक्ट्स बनाने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ताकि आपका जो रिसोर्स है वो पूरा का पूरा यूज हो. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, नॉट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस.
अब जैसे कि ये टेबल है, यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए ABCDE, ठीक है। केक्स 0 एंड कुकीज 100, ठीक है। आपके पास में जितने रिसोर्सेस है, आप वो पूरे के पूरे रिसोर्सेस से आप 100 कुकीज बना रहे हो, 100 कुकीज बना रहे हो, तो आपका केक कुछ भी नहीं बन रहा है। फिर आपने डिसाइड करा कि चलो भाई एक केक बनाते हैं, तो आपने एक केक बनाया है, एंड एक केक बनाने के बाद में जो रिसोर्सेस थे उससे आप सिर्फ 90 कुकीज बना सके हो। पहले आपने केक ही नहीं बनाया, ठीक है, यहां पर आपने केक नहीं बनाया तो आप 100 कुकीज बना सक रहे हो। एंड जब आपने सोचा कि आपको एक केक बनाना है तो आप 90 कुकीज बना सक रहे हो। दैट मीन्स यहां पर आपने कितना सैक्रिफाइस किया, यहां पर आपने 10 कुकीज सैक्रिफाइस करे हैं, राइट। 10 कुकीज सैक्रिफाइस करे ताकि आपका एक केक बने, ये है ना। आपने यहां पे 10 सैक्रिफाइस किया है ताकि आपका एक केक बने, तो इसे हम कहेंगे MRT, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम कहेंगे MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपने सोचा कि आपको 2 केक्स बनाने हैं, ठीक है, आपको 2 केक्स बनाने हैं, तो आपने यहां पे कितने कुकीज सैक्रिफाइस करे, आपने यहां पे करे हैं 15 कुकीज सैक्रिफाइस आपने यहां पे करे, ठीक है। यहां पर आपने 15 कुकीज सैक्रिफाइस करे हैं, तो आप कुकीज कितने बना सक रहे हो, 75 कुकीज बना सक रहे हो। आप केक 2 बना रहे हो और कुकीज आप 75 बना सक रहे हो, तो आपने सैक्रिफाइस कितने करे हैं कुकीज, 15 कुकीज। नेक्स्ट, आप 3 केक बना रहे हो और आप कुकीज 55 ही बना सक रहे हो, तो आपने सैक्रिफाइस कितने करे कुकीज, यहां पर अगेन 25, सॉरी 20। नेक्स्ट, आप 4 कुकीज बना रहे हो, तो आपने यहां पर, सॉरी 4 केक्स बना रहे हो, तो यहां पर आप कुकीज कितने बना रहे हो, 30, तो आपने यहां पे सैक्रिफाइस कितना करा है, कुकीज 25, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई एक कमोडिटी, अगर आप केक आप बना रहे हो तो आपको कुछ कुकी सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे, देखिए केक, देखो केक का कैसे चल रहा है फ्लो, ये देखो इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है कि नहीं। और कुकीज का कैसे चल रहा है फ्लो, ये देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप डाउनवर्ड्स हो रहा है ना इसका, आपको सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं। पहले अगर आप 0 केक बना रहे थे, पहले अगर आप 0 केक बना रहे थे, मतलब एक भी केक आप नहीं बना रहे हो, तो आप 100 कुकीज बना सक रहे थे, ठीक है। फिर आपने सोचा कि चलो एक केक बनाते हैं, एक केक बनाने का, आप एक केक बनाने का आपको 10 कुकीज आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेगा। टू मेक 1 केक यू हैव सैक्रिफाइस 10 कुकीज, तो 1 केक का कॉस्ट आपके 10 कुकीज लेके गई। वो एक फंडा आपको पता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो सेम चीज यहां पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, अब आप ये MRT देखो, ठीक है, MRT देखो, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, राइट, ये इंक्रीज हो रहा है ना, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो ये इंक्रीज हो रहा है। जब MRT इंक्रीज हो रहा है तो जो शेप आता है, शेप आता है, मैं शेप की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ये ग्राफ पे अभी क्या बोलते हैं, प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। जो शेप आता है दैट इज कॉनकेव, दैट इज कॉनकेव, ठीक है। ये देखो मैं ग्राफ बना रही हूं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन, ओके। ओके, वाई एक्सिस कुकीज को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एक्स एक्सिस केक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या था अपने टेबल में, 0 केक्स एंड 100 कुकीज, ठीक है, तो हम 100 कुकीज बना रहे हैं, तो समवेयर हियर, ठीक है, एंड 0 केक्स, केक्स अपन ने एक भी नहीं बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, 1 केक 90 कुकीज, तो 1 केक एंड 90 कुकीज, तो समवेयर इन द मिडल, यहाँ पे कहीं तो, ठीक है।
नेक्स्ट, ये क्या आ गया रे? एक मिनट, हाँ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, आप 2 केक्स बना रहे हो एंड 75 कुकीज, तो समवेयर हियर। ओके, आप 3 केक्स बना रहे हो एंड 55 कुकीज, सो समवेयर हियर। 60 एंड 40 के बीच में 55। आप 4 केक बना रहे हो, 4 केक बना रहे हो एंड 30 कुकीज, तो समवेयर हियर, ठीक है। ओके, तो अभी इसका जो शेप आने वाला है, when you join all of this points, जब आप ये सारे पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन करोगे, तो ये जो ऐसे शेप आ रहा है, दिस इज कॉनकेव। कॉनकेव शेप क्यों आ रहा है? जब आपका एम आर टी जब आपका एम आर टी इंक्रीज हो रहा है, तो आपके यहाँ पर कॉनकेव शेप आएगा। क्या कॉन्वेक्स शेप भी आ सकता है? देखो, ये दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स, है ना। कॉन्वेक्स शेप आ सकता है कि बिल्कुल आ सकता है। अगर आपका एम आर टी डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्वेक्स शेप आएगा। अगर अगर आपका जो ग्राफ है दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो फिर एम आर टी इज कांस्टेंट। एम आर टी इज कांस्टेंट। तो ये 3 चीजें आप ध्यान में रखना, इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। ये एमसीक्यू बेसिस पर ही मतलब मैंने ये बनाया है। अगर एमआरटी इंक्रीज हो रहा है तो कॉनकेव शेप आएगा, अगर एमआरटी डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्वेक्स शेप आएगा। इफ एमआरटी इज स्ट्रेट लाइन देन वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अभी ना हम इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये हमने देखा था ना, पीपीसी डिपिक्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ओके, मेन पॉइंट्स देखते हैं। पीपीसी ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अभी हमने देखा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये देखो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, बिकॉज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड रिक्वायर्स रेड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस। जो अभी हम देखते आ रहे थे कि भाई अगर हमें केक बनानी है तो हमें कुकीज की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, है कि नहीं। नेक्स्ट, slope of the PPC at any point is called the marginal rate of transformation। मैंने बताया था, अभी हमने देखा है। MRT represents the opportunity cost, shows rate at which resources must be shifted from one good to another। PPC is concave to the origin because MRT increases as more of one good is produced, ठीक है। Example, if an economy shifts resources from producing cookies to cakes, some specialized resources meant for cookies production may not be efficiently used in cake production. This inefficiency leads to increasing opportunity cost, making the curve concave। देखो, मैंने यहां पर ना एक चीज आपको बताई नहीं है। What about अगर आपका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर इनसाइड ऑफ पीपीसी कर्व रहा, तो यहां पर है, अब मैं ये पॉइंट को एच नाम दे रही हूं, ठीक है। इनसाइड ऑफ पीपीसी कर्व रहा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि आपके जो रिसोर्सेस है दे आर अंडर यूटिलाइज। आपके जो रिसोर्सेस है दे आर अंडर यूटिलाइज्ड, ठीक है। और अगर एक पॉइंट यहां पर है बाहर, अपने ग्राफ के बाहर ही है, सो दैट मीन्स सम ऑफ योर रिसोर्सेज आर अनअचीवेबल। आपने ये तो पूरा अनअचीवेबल ही कर दिया है भाई। अगर ये पीपीसी जो कर्व हमने बनाया है, ये कर्व के अंदर कुछ चीजें हैं, दैट मीन्स इट इज अंडर यूटिलाइज। आपने रिसोर्सेज को पूरे तरीके से यूज ही नहीं करा है। अगर आपका पॉइंट यहां पर है, पीपीसी कर्व पे है, एनीवेयर ऑन दिस लाइन, जो मैं भी यहाँ पे इतनी डार्क कर रही हूं, एनीवेयर ऑन दिस कॉन्केव लाइन, दैट मीन्स योर रिसोर्सेस आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। समझ रहे? योर रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड
एंड अगर ये जी पॉइंट रहा तो दैट इज अनअटेनेबल, मतलब वो अचीव ही नहीं होगा आपके रिसोर्सेस, आपने ओवर प्रोडक्शन ही बता दिया एकदम से। ठीक है, तो वो सारी पॉइंट्स अभी यहां पर बता रहे हैं। एंड ये क्या बोल रहा है कि देखो यहां पर हमने देखा था ना कि भाई हमने यहाँ पे 10 कुकीज को सैक्रिफाइस किया है, राइट? पेन कहाँ पे गया? हमने यहाँ पे 10 कुकीज को सैक्रिफाइस किया है ना, टू मेक वन केक। टू मेक वन केक वी हैव सैक्रिफाइस व्हाट, 10 कुकीज। तो वो सेम चीज यहां पर बताई है ये एग्जाम्पल में। ठीक है, नेक्स्ट, if PPC is a straight line then opportunity cost is constant, that is true। opportunity cost क्या है, मैंने ये शायद बताया नहीं कि आपको। next best alternative you give up when you make a choice। आपने चॉइस यहाँ पर बनाया है कि भाई मुझे 100 कुकीज बनानी है, तो आपने 0 केक्स बनाए, दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आपने उसको सैक्रिफाइस कर दिया। अगेन आपने यहाँ पे चॉइस बनाई है कि भाई मुझे 1 केक बनाना है, तो यहाँ पे 90 कुकीज बने हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने सैक्रिफाइस करा है, दैट इज द 10 कुकीज। तो ये जो MRT है इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। सो ये जो MRT है इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। ओके, next, if PPC is a straight line then the opportunity cost is constant। shifts of the PPC curve is nothing but economic growth, obvious है, ये हमें economic growth ही बता रहा है, ये जो shift हो रहा है this is nothing but economic growth। any point which lies below the PPC curve is possible combination, but if the economy is working below the PPC curve that indicates unused resources or unemployed resources। अभी हमने just देखा था, वो मैंने बताया था ना, point H and then point G, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, वो सारी चीज है। ठीक है, तो इससे आपका पीपीसी कर्व हो गया है। पीपीसी कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स एक बार आप अच्छे से याद रखना। पीपीसी कर्व ऑलवेज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करती है। इसके 3 शेप्स हो सकते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या फिर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कॉनकेव कब होगा, जब आपका एमआरटी इंक्रीज होगा, मैंने वो टेबल के थ्रू बताया है, तब कॉनकेव होगा। ठीक है, एंड कॉन्वेक्स कब होगा, अगर आपका एमआरटी डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्वेक्स होगा। एंड अगर स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं होना चाहिए, एंड अनअचीवेबल रिसोर्सेज प्रोडक्शन भी नहीं बताना चाहिए कि भाई तुम्हारी कैपेसिटी ही 50 यूनिट बनाने की है, तुमने 150 यूनिट की कैपेसिटी पे लगा के बैठ गए, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। सो यही सारी चीजें पीपीसी कर्व बताता है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इसको फिर से रीड आउट करना, आप खुद से समझ जाओगे अब कि क्या क्या बताता है, क्या क्या नहीं बताता है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं एमसीक्यू पर्पस के लिए, वो ग्रीन में हाईलाइट करके रखे हुए हैं, तो वो प्लीज आपके दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, अब ना कुछ कॉमनली यूज टर्म्स इन इकोनॉमिक्स हम देखने वाले हैं। तो ये कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो इसमें इन डेप्थ नॉलेज हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से मालूम करना है कि भाई इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, दैट्स इट। बाकी तो धीरे धीरे दूसरे जो हम चैप्टर्स धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं उसमें तो आपको इन डेप्थ नॉलेज आ ही जाएगी कुछ कुछ चीजों की। ठीक है ना, सबसे पहला मनी। मनी क्या है, दैट इज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो उसके बदले में आप पैसे देते हो। ठीक है, और वही अगर आप गुड्स के बदले में गुड्स दोगे तो उसे हम बार्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है when some commodities are used as a medium of exchange by customs it is called customary money। पहले एशियन टाइम में क्या होता था, कॉरीज यूज होती थी। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में भी दिया, यूज ऑफ कॉरीज, वो ऐसे कॉइन्स यूज होते थे राजा महाराजा के जमाने में, तो उसे भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो वो धीरे 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 क्या है, डेवलप होते गया है। पहले ये कॉरीज यूज होती थी, फिर कुछ कॉइन्स आते थे राजा महाराजा के, फिर उसके बाद में बार्टर सिस्टम आया है, फिर उसके बाद में मनी आया है, तो ऐसे पूरा इवॉल्व होते गया है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या क्या है, रुपी नोट एंड कॉइन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ट्रैवलर्स चेक, तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आपको पता ही है वो सारी चीजें। नेक्स्ट, व्हाट इज इनकम, हमने देखा था इनकम इज नथिंग बट एन इनफ्लो ऑफ मनी, है कि नहीं। आप काम करते हो, फिर आपको कुछ टाइम बाद में आपको पैसा मिलता है,
जैसे डेली इनकम हो गई, वीकली इनकम, मंथली इनकम, ईयरली इनकम। डेली इनकम वेजेस, डेली आप डेली लेबर्स जो रहते हैं उन्हें डेली इनकम मिलती है, वीकली इनकम मिलती है, किसी किसी को एक हफ्ता काम करने के आपको पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है सेविंग्स। सेविंग्स क्या है? आपको जो इनकम मिली है उसमें से आप पैसा थोड़ा बहुत उड़ाओगे। उड़ाओगे कि नहीं? अब कोई कोई बच्चे तो पूरे ही पैसे उड़ा देते हैं, कोई कोई बच्चे सेविंग्स करते हैं। सेविंग्स का क्या मतलब है कि आपको इनकम मिली है, उसमें से आपको जो भी बेसिक नीड्स की जरूरत थी उस पर आपने पैसा लगाया है, एंड जो बाकी का जो पैसा बचा है वो आपने सेव किया है, दैट इज सेविंग्स। अब आपको 1000 रुपए मिले, उसमें से 500 रुपए आपके बेसिक नीड्स में गए और 500 रुपए जो बचे हुए हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज सेविंग्स फॉर यू। तो सेविंग इज फंड रिमेनिंग आफ्टर द कंजम्पशन एक्सपेंसेस जनरेटेड फ्रॉम बोथ करंट एंड पास्ट इनकम। सेविंग्स खाली एक बार में नहीं होती है ना। अभी आपने 500 रुपए ये महीने सेव किया है, तो अगले महीने आप फिर कुछ पैसे सेव करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है पास्ट इनकम। वो अक्यूमुलेट होते जाएगा। अब जैसे पिछले महीने मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, अब मैं ये महीने 500 रुपए उसी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो वो सेव होते जा रहे हैं मेरे पैसे, अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है मार्केट। बेटा मार्केट का जो टॉपिक है ना, हम आगे कुछ चैप्टर्स में देखने वाले हैं इन डेप्थ। तो अभी के लिए मार्केट क्या है इतना समझ लो कि जहां पर बायर्स एंड सेलर्स मीट होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है, सेलर्स बायर्स को पैसे देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड किया जाता है सेलर्स को फॉर मनी। नेक्स्ट कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, बेटा देखो इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी ऑफ टू टाइप्स। कैपिटल स्टॉक क्या है आपका? जो भी पैसा आप कैपिटल में लगा रहे हो, है कि नहीं? जो भी पैसा आप कैपिटल में लगा रहे हो दैट इज योर कैपिटल स्टॉक। एंड इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट दो तरह के हैं, एक हो जाता है रियल इन्वेस्टमेंट, एक है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट क्या है? जहां पर आप फिजिकल एसेट्स पे पैसा लगा रहे हो, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया है, ठीक है। सो ये सारे के सारे तुम्हारे रियल इन्वेस्टमेंट्स है। एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है? आप फाइनेंशियल एसेट्स पे पैसा लगा रही हो, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, कोई कंपनी के आपको शेयर्स खरीदने हैं, तो ये सारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ना ये एक पॉइंट ज्यादा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ यू आर परचेजिंग एन एग्जिस्टिंग शेयर फ्रॉम अनदर स्टेक होल्डर इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप कंपनी के फ्रेश शेयर्स ले रहे हो, मतलब आप ही फर्स्ट ओनर हो वो शेयर्स के, आपको अब कोई कंपनी, अब एप्पल कंपनी ले लो, आपको एप्पल कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू। अब लेकिन आप मीडिएटर से ले रहे हो जो ऑलरेडी शेयर्स एप्पल कंपनी के लेके रखा है, एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसके पास में, आप वो मीडिएटर से आप ले रहे हो शेयर्स, सो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट कैनॉट इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंपनी, इसकी वजह से। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम भी हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो हम आगे देखेंगे ये। नेक्स्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो गया है भाई? सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो आप न्यू कैपिटल खरीदने में लगाते हो, ठीक है। एक तो हो जाता है आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप रॉ मटेरियल खरीदने में लगाए हो, सेमी फिनिश गुड्स में लगाते हो, फिनिश गुड्स में लगाते हो, दोज आर नथिंग बट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। एक हो जाता है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप मशीन्स, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, ये सारी की सारी चीजें आप खरीदते हो, यू मेक एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो दिस इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप चीजें खरीद रहे हो, नई नई चीजें। नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट इज, अब जैसे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट यू आर परचेजिंग अ न्यू मशीनरी, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि भाई पुरानी मशीन्स भी है आपके पास में, अब उसको भी तो रिपेयर को कुछ पैसे लगे हैं आपको। आपने न्यू मशीन खरीदी 1 लाख रुपए में, ठीक है। अब आपको पुरानी मशीन्स में जो रिपेयर करवाने पड़े हैं उसमें आपके 30,000 रुपए गए, 30,000 रुपए गए। सो ग्रॉस, so your gross investment is what? That is 1 lakh, right? इसमें से आपने 30,000 रिपेयर पे लगाए पुरानी मशीन्स पे, तो वो आपने माइनस करने पड़ेंगे, तो आपको जो नेट आएगा 70,000, दैट इज योर नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन या फिर रिपेयर में जितना खर्चा लगा है वो सारी चीजें आप डिडक्ट करोगे, उसके बाद में आपको नेट इनकम
सॉरी नेट इन्वेस्टमेंट आपको आ जाएगा. बाय डिडक्टिंग द डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट द नेट इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑब्टेन. देखो हैव मैंने लिखा है व्हाट रिमेन्स आफ्टर रिप्लेसिंग एक्चुअल कैपिटल इसे बोला जाता है. ठीक है, तो बेटा इससे आपका 1.2 भी कंप्लीट हो गया है आज. ठीक है, चलिए बाय बाय.